हाँ जी, भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और 6 प्रश्नावली की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय थेल्स प्रमेय। यदि ये 6.2 प्रश्नावली आपको पढ़नी है तो ये प्रश्नावली पूरी तब होगी तब ये प्रमेय समझ में आ जाएगी। ये प्रमेय समझ में नहीं आएगी तो ये समझो 6.2 प्रश्नावली नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी हल नहीं कर पाएंगे। 6.2 को समझने से पहले ये प्रमेय को समझना बहुत जरूरी है। देखो प्रमेय हमारी प्रश्नावली 6 की पहली प्रमेय है, इसलिए प्रमेय का नाम क्या? प्रमेय 6.1। ये थेल्स गणितज्ञ ने बनाई थी, इसलिए इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। दूसरा नाम है इसका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। क्या है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ऐसे भी लिखा आ सकता है थेल्स प्रमेय से हल करो, ऐसे भी लिखा आ सकता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हल करो, ऐसे भी लिखा आ सकता है प्रमेय 6.1 से करो। बात एक ही है, तीनों नाम याद रखने हैं आपको। क्लियर? अच्छा, जो प्रमेय 6.1 है हम प्रश्न में हल करेंगे तब बोलेंगे प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। इतनी सी बात समझ में आई। अब समझो ये प्रमेय है क्या? प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखो एक क्या है? कोई त्रिभुज, अरे भुजा तो होगी। एक त्रिभुज की एक भुजा के, पहले इसका मध्य बल समझ लें कैसे प्रयोग होगा। तो सिंपल सी कहानी है, ये प्रमेय कहां लगेगी? एक त्रिभुज में। कहां लगेगी? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो मैंने मान लिया ये त्रिभुज है एबीसी। क्लियर? इसकी एक भुजा बीसी ली, इसके समांतर एक रेखा खींची जिसका नाम दिया डी। ये भाषा ही समझना है, यही बात समझनी है, तब ये बात समझ में आएगी तो प्रश्न में आप अप्लाई कर पाओगे। समझ रहे हो ना? ये बात तो समझ में आ जाएगी कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है, तब प्रश्न कर पाओगे हल। और निश्चित रूप से 1 नंबर का एक प्रश्न थेल्स प्रमेय से पूछा जाएगा, ये गारंटी है। पेपर में 1 नंबर में थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है 2 नंबर वाला भी पूछा जाए, लेकिन 1 नंबर वाला तो श्योर पूछा जाएगा। 2 नंबर वाले भी प्रश्न बनेंगे, वो भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो एक भुजा के समांतर, तो बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। इस भुजा के समांतर है और ये दो भुजा, शेष दो भुजा बची, इनको भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। इस प्रमेय के लिए आवश्यक शर्त यह है कि बीसी समांतर क्या होगा? डी। हेलो, सीधे बैठ के इधर देखो भाई, सीधे बैठो, पहले सीधे बैठो। हाँ, इधर ध्यान होना चाहिए। हाँ, पहली शर्त क्या है? ये प्रमेय को अप्लाई करने के लिए त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज होना चाहिए। अच्छा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो ये रेखा, कौन सी रेखा? ये रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि कैसे विभाजित कर रही है जी? एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। है ना समझ में? यदि ऐसा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तब थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय यह कहती है कि यह रेखा इन दोनों रेखाओं को या इन दोनों भुजाओं, यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित। अब इसको, यह रेखा इसको कैसे काट रही है? एडी अपॉन डीबी। ठीक है, एई अपॉन
इस प्रकार से होगा। फिलहाल हमें पहले प्रूफ देखना है कि ऐसा ही क्यों होगा। समझ में आ रहा ना? तो पहले हम इस प्रमेय का प्रूफ देखते हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों होगा। देखो, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है, पेन डाउन, कॉपी बंद, और ध्यान लगा के सुनना है कैसे हल हो रहा है, ठीक है ना? देखो, एक क्या है? त्रिभुज। एक क्या है? कोई त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने ए बी सी। क्लियर? हाँ। और प्रमेय को हल करने के 4 स्टेप होते हैं। कोई भी प्रमेय हल करनी होगी उसके 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप दिया है ना? प्रश्न में क्या दिया है ये बात लिखनी पड़ेगी। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी है। पहली बात तो क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी है। यही तो कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। यानी कि एक रेखा खींची जा रही है जिसका नाम मैंने यहां दे दिया डीई, जो क्या कर रही है? एक भुजा के क्या है? समांतर। तो इस बात का मतलब मुझे पता चल गया कि बीसी समांतर क्या है, ये बात भी दी हुई है। और यह रेखा इस प्रकार से प्रच्छेद करती है कि शेष 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। भाई पीछे से बातें नहीं। हाँ, ये बात क्या है? दिया है। दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? कि यह रेखा इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन, ये बात हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। बताओ, इतनी सी कहानी समझ में आई सभी विद्यार्थियों के? क्या दिया है? नहीं आई तो पूछ सकते हो, दोबारा बता दिया जाएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। दोबारा बताएं। देखो क्या कहा है? एक त्रिभुज की एक भुजा। पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, सबसे पहले लिखा दिया है मैं त्रिभुज एबीसी दिया है। इसकी एक भुजा के समांतर बीसी के क्या कर दिया? एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाती है, अर्थात बीसी समांतर हो गया डीए। ये तो क्या ना? एक रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि शेष 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करे, अन्य 2 भुजाओं को भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करे। तो ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है ना? तो ये रेखा है, ये किसके समांतर है? बीसी के। तो वही तो लिखा मैंने बीसी समांतर। तब यह खींची गई रेखा खींची जाए तो यह अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित। देखो इसके तो समांतर है ये, तो शेष 2 भुजा यही तो बची, तो इनका अनुपात कैसा हो जाएगा? समान। कैसा हो जाएगा? तो इनका अनुपात एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन, ये बात हमें सिद्ध करनी है। यही बात हम क्वेश्चनों में अप्लाई किया करेंगे। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? किसी को भी परेशानी हो, कोई भी बात समझ में ना आए, हाथ खड़ा कर दिया करो बस वहीं से, ठीक है? फिर पूछा जाएगा क्या समस्या है, बता दिया करो। है? अनुपात का मतलब नहीं समझते हो? अनुपात का मतलब देखो, अनुपात का मतलब सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भुजा ऐसे अनुपात में बढ़ रही है। मान लो मैं कहूं इनका अनुपात 2:1 है ना? यह मैंने कहा यह रेखा है, इस भुजा को 2:1 में विभाजित कर रही है। तो इस बात का अर्थ यह होता है कि 2 हिस्सा इधर होंगे, एक हिस्सा, टोटल में से कितने हिस्से किए जाएंगे? 3। कितने हिस्से किए जाएंगे? 3 हिस्से किए जाएंगे। 3 में से 2 हिस्सा इधर होंगे, एक हिस्सा इधर होगा। आया ना समझ में? हाँ, जैसे मैं कहूं कि ये पूरी भुजा 6 की है। कितने की है? तो बताओ ये हिस्सा कितने का होगा? 3 का कैसे हो जाएगा? 2 का। देखो, हाँ तो देखो कैसे निकालते हैं। ऊपर वाला निकालना ना, 1 अनुपातों का योग करोगे क्या हो जाएगा? 3 इंटू टोटल कितना है? तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा।
और इसको निकालेंगे तो 2, नीचे वाला निकालना ना 2 अनुपातों का जो कितना हो जाएगा इंटू टोटल कितना है 6, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 4। यदि ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है, कितने की है, और मैंने कहा ये रेखा इसको 2:1 में विभाजित करती है, तो फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये प्रमेय ये बताती है कि यदि ये भुजा इसके समांतर है तो जिधर अनुपात ये इधर है उधर ही अनुपात यहाँ 2:1 है, तो यहाँ भी क्या होगा निश्चित रूप से 2:1। हम प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत से प्रश्न देखेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। फिलहाल आपने पूछा अनुपात का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या कह रही है प्रमेय कि यह भुजा इन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है। अच्छा, आपने कक्षा 9th में कोई प्रमेय सिद्ध की है? कक्षा 9th में कई प्रमेय दी हुई हैं, एक भी सिद्ध करके पढ़ी है कोई भी, तो फिर निश्चित रूप से थोड़ी सी समस्या होगी। समझ रहे हो ना, इसको समझने में क्या है, कक्षा 9th में कई प्रमेय हैं, यदि वहां प्रमेय का पता चलेगा आप प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं तो फिर ये अच्छे से समझ में आएगी। नहीं है तो फिर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा आप ध्यान से सुने, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी ध्यान से सुने। पहला पॉइंट क्या होता है, दिया है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है रचना का। किसका? जो काम हम प्रश्न में एक्स्ट्रा करते हैं उसको किस में लिखते हैं? तो ये बात फिक्स होती है, यहां क्या करना पड़ेगा, हाँ उपपत्ति चौथा पॉइंट होता है भाई, हाँ ABCD, डी के बाद में EF, हाँ ये हमने रचना की, F कर देंगे ना, हाँ हाँ धैर्य रखो। रचना में लिखेंगे DF, लंब डाला कौन सी भुजा पर? AC पर। कौन सी भुजा पर? और यहां से भी एक लंब गिराना पड़ेगा, हाँ इसको क्या बोल देंगे? EG। EG है वो लंब है कौन सी भुजा पर? AB पर। हाँ ये बात नहीं जानते हो, 9th क्लास में कैसे पास हो गए फिर? अरे 9th क्लास में बताया ना, लंब का चिन्ह क्या होता है, समांतर का चिन्ह क्या होता है, समझते हैं ना? चलो बताते रहेंगे समय समय पर। अच्छा दूसरी बात, अभी रचना का एक और पॉइंट क्या है, DC और BE को मिलाया, DC बस ऊपर ही जाएंगे, DC व BE को मिलाया, क्या हो गया? दिख जाएगा, टेंशन ना लो, कुछ भी ना दिख रहा, कब बते डर रखो। हाँ अब देखो अगला पॉइंट क्या आता है, उपपत्ति या हल आता है, ठीक है। अच्छा बस उपपत्ति या हल में हम देखेंगे, तो देखो इधर देखो, ध्यान दो, ये ऊपर त्रिभुज कौन सा है? ADE। कौन सा है? ADE। और नीचे इसके संगत त्रिभुज कौन सा बन रहा है? DBE। अरे DBC क्या बोल रहे? E। DB में इस भुजा के संगत, कौन सी भुजा के संगत? AB भुजा के संगत जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इन 2 त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात करते हैं, इनके क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करते हैं? अनुपात ज्ञात करते हैं। देखो कैसे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अच्छा DBE का क्षेत्रफल, अच्छा मुद्दा ये है, यही क्यों ले गए? अभी भुजा मैंने देखा AB भुजा, कौन सी भुजा? AB भुजा पर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, उन दोनों त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात किया। अब बोले सर आपने AB ही क्यों लिया, AC क्यों नहीं लिया? अभी यार AC ले लेंगे, पहले नहीं, पहले AB ले लिया फिर AC ले लेंगे, है ना।
अपना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा ना लगाओ, यहां समझने में लगाओ, है ना। ए बी भुजा पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ए डी ई, कौन कौन से, ए डी, उसका क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अच्छा बातें नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा तो देखो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो मैं ये लिखूंगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, डायरेक्ट लिख लें, आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है, जिस भुजा पर लंब गिरता है वह भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, और जो लंबवत भुजा होती है वो क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। जिस भुजा पर लंब गिरता है वह भुजा आधार कहलाती है, और जो लंबवत भुजा होती है वह क्या कहलाती है, ऊंचाई। तो ध्यान देना, मैं त्रिभुज एडई की बात कर रहा हूं, कौन से की, एडई की बात कर रहा हूं। तो कौन सी भुजा पर लंब गिर रहा है, एडी पर, कौन सी भुजा पर, तो एडी क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। तो एडी आधार हो गया, इंटू ऊंचाई, जो लंबवत भुजा होती है वह क्या कहलाती है, ऊंचाई। तो ईजी क्या हो जाएगी इसकी, ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, द्वारा देखो कोई दिक्कत नहीं है। मैं त्रिभुज को यहां बाहर खींच लेके आया, यही सिचुएशन तो बन रही है, क्लियर, यही स्थिति बन रही है। हाँ मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज ये एडई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे को। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा, तो जिस भुजा पर लंब गिरता है वह भुजा क्या कहलाता है, कौन सी भुजा पर लंब गिर रहा है, एडी पर, और जो लंबवत भुजा होती है वो क्या कहलाती है, क्लियर हुआ। हाँ कौन सी भुजा पर लंब गिर रहा है, ये देखो लंब जाइए ना, दूसरा लंब ये कौन सी भुजा पर है, एसी पर। अभी मैंने कहा, क्या कहा, ए बी भुजा के संगत देख रहे हैं, अभी यार एसी के संगत देखेंगे, धैर्य रखो, है ना। अच्छा तो देखो ए डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, एडी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ईजी। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ अब देखो त्रिभुज डीईबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला वही होता है, 1/2 आधार गुणा, तो मेरे को बताओ इस त्रिभुज में जो आधार होगा वो क्या होगा, डीबी, क्या होगा, डीबी होगा, इनटू। अच्छा ध्यान रखना, ऐसे करके मैं आगे और बढ़ाऊं, यही तो बनना है ना, डी बी ई। अच्छा ये आधार लिया मैंने, अच्छा ये बताओ ये लंब क्या लिखा है मैंने, ईजी लंब क्या लिखा है, ए बी, यानी ईजी लंब है वो यहां तक नहीं है, पूरी भुजा पर है, क्योंकि ईजी लंब कहां है, ए बी। तो ये लंब यहां भी काम करेगा और यहां भी काम करेगा। ढंग से सुनो लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आ रहा है ना। ईजी लंब ए बी, ईजी लंबवत है, ये पूरी भुजा पर है, तो यहाँ के लिए भी काम करेगा ये, और यहाँ के लिए भी काम करेगा। तो आज मैंने ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज, तब आधार डीबी हो रहा है, तो ऊंचाई क्या होगी बताओ, क्योंकि हमेशा लंबवत भुजा क्या लगती है, ऊंचाई, तो इस भुजा के लिए भी लंबवत क्या होगी, ईजी। तो हो गया ना ईजी। अच्छा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ईजी से ईजी क्या बचेगा, एडी अपॉन डीबी। इसको नाम दे दिया फिलहाल मैंने समीकरण नंबर 1। ये बताओ इतनी सी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, क्लियर। ये समझ में आ गया तो अगला तो सेम टू सेम करना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नहीं आई, पुनः समझो, मैंने त्रिभुज लिखा ए डी ई, ठीक है,
मैं त्रिभुज एडीई की बात कर रहा हूं तो आपकी नजर केवल एडीई पर होनी चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा, तो इस त्रिभुज के लिए बताओ आधार कौन है? कौन है? एडी। और ऊंचाई क्या है? जी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये ले रहे हैं तो इस त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा? डीबी। और ऊंचाई है वो इस भुजा पर भी काम करेगी और इस भुजा पर भी काम करेगी, तो ईजी हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ईजी से ईजी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा? एडी अपॉन डीबी। अच्छा, पूछने के बाद हंस क्यों रहे? मजा ले रहे हो कुछ? तो जितना बोलो ना, तो कैसे बोलते हो? मैंने बार बार बोल रहा हूं, 2-3 बार बोला, ढंग से सुनो यार। अच्छा, पीछे बैठ के गैंगस्ट्री नहीं करनी है क्लास में। हाँ, इधर ध्यान दो। मैंने क्या लिखा है ये बताया ना? ईजी लंब एबी। जो ईजी है वो लंब बनाया है एबी पर, पूरी भुजा के लिए लंब लिखा है, तो यहां भी लंब यही काम करेगा, यहां भी लंब यही काम करेगा। अच्छा, कुछ बात रह रही होंगी, मैं मान रहा हूं, तो अब की बार समझ में आ जाएगा। हाँ, अब की बार आएगा, ध्यान रखो। अच्छा, अब यार हमने ए बी भुजा पर जो त्रिभुज बन रहे थे वो लिए हैं, अब कौन सी भुजा पर लेंगे? ए सी पर। तो मेरे को बताओ, ए सी भुजा पर दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो यही बन जाएगा एडीई, एक तो क्या बन जाएगा? एडीई का क्षेत्रफल। और दूसरा कौन सा बनेगा बताओ? है डीई सी। क्या बनेगा? डीई सी का क्षेत्रफल। अच्छा, ऐसे समझ में कम आएगा तो फिर मैं दोबारा ले रहा हूं, बाहर निकाल रहे हैं उसी को। हाँ, ये भुजा कौन सी हो गई? एसी। और एसी भुजा पर कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं? एक त्रिभुज तो ये बन रहा है एडीई, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? डीई। मैं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लंब क्या? एसी भुजा पर लंब कौन है? डीएफ। कौन है? तो ये दूसरा लंब बना दिया मैंने, डी। ये मैंने अलग इसलिए निकाला है ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। वही काम यहां किया था ना, वही काम यहां कर रहे हैं। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा, तो 1/2। अच्छा, कौन से त्रिभुज में? एडई में। अच्छा, एडई में ध्यान देना, एडई का मतलब ये त्रिभुज, तो 1/2। बताओ आधार क्या होगा? क्या होगा? और ऊंचाई क्या होगी? जिस भुजा पर लंब गिरता है वो भुजा क्या कहलाती है? आधार। तो एई भुजा क्या हो गई और डीई भुजा क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही नीचे वाले त्रिभुज में आओ। तो नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार गुणा, आज आधार क्या हो जाएगा इसके लिए? ईसी। ध्यान रखना, मैंने डीएफ को लंब बताया है एसी पर, पूरी भुजा पर लंब बताया है, तो ये लंब यहां भी होगा और इसीलिए यहां भी ऊंचाई क्या हो जाएगी? कैसे? इस भुजा को उठा करके यदि मैं यहां लिखूं तो बात एक ही है, जाए उठा के कहां ले जाए, इसकी लंबाई का मान कैसा होगा? बराबर होगा, है ना? तो इंटू, तो देखो यहाँ डीएफ से 1/2 से बराबर एई बराबर ईसी। समीकरण नंबर। अब बताओ किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो? नहीं है ना? अच्छा, दूसरी बात देखो, बस सब होने पर है। हाँ, समीकरण 1 व 2 में गौर से देखो, समीकरण 1 व 2 को। समीकरण 1 का मैं ऊपर वाला भाग देखूं, एड ई का क्षेत्रफल, ये जो लिखा है ना, एड ई का, और समीकरण 2 का ऊपर वाला भाग देखूं, एड ई का, यानी कि ये तो हमने देखा ऊपर वाला त्रिभुज तो एक ही है। अच्छा, ऊपर वाला त्रिभुज एक ही है तो इनका क्षेत्रफल भी एक ही होगा, यानी कि ये बात और ये बात आपस में कैसी है? समान है। इतना सा क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, ये नीचे वाले त्रिभुज भी समान होंगे, पर कैसे होंगे? देखो, हाँ, नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है? डी बी ई।
डीबीई का क्षेत्रफल, और यह नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है, डीईसी का, ये क्षेत्रफल समान होंगे। अच्छा कैसे समान है, ध्यान देना, डीबीई कहां है, डीबी ये वाला त्रिभुज हो गया है ना, और डीईसी कहां है, डीई ये वाला त्रिभुज हो गया। ये दोनों त्रिभुज है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच में, भाई ये रेखा और ये रेखा। तो कक्षा 9th की एक प्रमेय थी, आपने नहीं पढ़ी होगी, सुन लो मैं बता रहा हूं। कक्षा 9th की एक प्रमेय थी कि दो समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, समान। दो समांतर रेखा और एक ही आधार के मध्य बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं। आपको बस ये लाइन ध्यान रखनी है, रखनी पड़ेगी, रखने से क्या मतलब है बता दो ना, लिखा दे, अलग से भी लिखा देंगे आपको, ऐसे ही है तो, है ना। फिलहाल आपको 9th में नहीं पढ़ के आए, तुम्हारी गलती है। हाँ, दो समांतर रेखा और एक ही आधार के मध्य बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है। अच्छा ये बात तो क्लियर पता है, बीसी और डी क्या है, दो समांतर रेखा, क्या है दो। अच्छा और एक ही आधार क्या हो रहा है, डी। ध्यान देखो, डी इस त्रिभुज में भी आ रहा है ना, और डी इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा। अच्छा इस बात को समझने के लिए हम लिख देते हैं कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अब तो बात समझ में आ गई। हाँ दोबारा ध्यान देंगे, समान होता है। अच्छा ऊपर वाला तो नाम से ही समान हो रहा है, नीचे वाले ये समान हो रहे हैं। इस बात का मतलब हो गया समीकरण 1 और 2 आपस में कैसे हैं, समान है। अतः टोटल रिजल्ट क्या कर रहा है कि 1 बराबर है काय के, तो क्योंकि LHS के बराबर है तो RHS के बराबर होगा। तो RHS क्या है, AD अपॉन DB बराबर 2 का RHS क्या है, AE अपॉन, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी लिखना नहीं है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा सिद्ध करना। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली 4 अंक की है। यदि कोई प्रश्न ये पूरी प्रमेय सिद्ध करने पूछा जाएगा तो 4 अंक की बनती है, और इस प्रश्नावली में 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं है। एक के 2 प्रश्न बनेंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न बनेगा, तो 2 नंबर में इतना बड़ा प्रश्न हल आपसे नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया इसीलिए है ताकि आप समझ पाओ थेल्स प्रमेय होती क्या है, आपके अंदर वैज्ञानिक तर्कणा का विकास हो सके। मैं केवल ना हल करा के आपको केवल ये बात अब आपको ध्यान क्या देना है, बात क्या समझनी है, क्वेश्चन कैसे हल होंगे। क्वेश्चन बस ऐसे हल होंगे कि एक त्रिभुज होगा, आपको ध्यान रखना है कि एक भुजा इसके क्या है ये, तो जो भुजा समांतर है ना वो दो कौन कौन सी भुजाओं को प्रस्तुत कर रही है, इन दोनों भुजाओं को, इनका अनुपात कैसा होगा, समान। तो ये अनुपात AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये ध्यान रखना है। अच्छा ध्यान ऐसे रखना है कि जिस भुजा का अनुपात इधर है, मान लो कोई प्रश्न में, अब जगह नहीं बच रही है, ऐसा है तुम पहले लिखो तब बताएंगे, लिखो पहले, नोट कर लो इसको ढंग से। हाँ द्वारा में देखो, आपको ये हल याद नहीं रखना है, परेशान नहीं होना है, मैंने केवल बताया था ऐसे होता है। आपको याद क्या रखना है ये ध्यान रखो, अरे बातें नहीं करेंगे। देखो आपको
बात नहीं करेंगे। आपको प्रश्न में दिया होगा ये त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है BC के, ये बात दी होगी, ठीक है। अच्छा, जैसा अनुपात इस भुजा का होगा वैसा ही अनुपात, यदि इस भुजा में अनुपात AD/DB लिखा है, AD/DB, तो इधर अनुपात क्या हो जाएगा, AE/EC हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यदि इस भुजा में अनुपात ऐसे लिखा है AD/AB, ध्यान रखना AD के संगत फिर पूरी भुजा AB को लिखा है ना, तो वैसा ही अनुपात इधर हो जाएगा, AE/AC हो जाएगा। अच्छा, इसका भी प्रूफ होता है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर वगैरह करेंगे, छोड़ो खैर काम नहीं आएगा तुम्हारा, तुम सीधा सीधा ध्यान रख लेना। हाँ, यदि मैंने ऐसे लिख दिया कि DB/AB, तो बताओ इधर क्या लिखोगे, DB और पूरी भुजा AB, तो इधर क्या लिख दोगे, EC/AC। यानी कि जैसा अनुपात इस भुजा पर है वैसा ही अनुपात, यही मतलब होता है एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, आप इसके लिए निकालो 6.1 का पहला सवाल देखो, 6.1 का पहला सवाल देखो। पाठ्य पुस्तक दो मेरे को एक मिनट में, सॉरी 6.2, 6.1 नहीं 6.2। हाँ, बात है नहीं। और ऐसा ही कोई प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक है, तो ढंग से देखेंगे। ये है, मैं एक चित्र बना देता हूं, 6.1 का पहला सवाल है, ABC, हाँ सॉरी 6.2, और गर्मी पड़ रही है ना, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और कहा है EC का मान ज्ञात करना है। और इसमें एक बात दी हुई है हमें, DE समांतर BC। हाँ, बातें नहीं करेंगे। देखो चित्र दिया हुआ है, लिखो मत अभी समझो, चित्र दिया हुआ है, चित्र में कहा है DE समांतर BC है, तब EC का मान ज्ञात करो। अच्छा, एक त्रिभुज हो गया, एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रच्छेद करने वाली एक रेखा है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC। बात समझ में आई। अच्छा, AD का मान कितना है, 1.5, और DB का मान कितना है, 3, AE का मान कितना है, EC का मान ज्ञात करना है, तो EC के स्थान पर EC लिखा रहेगा। ये ढंग से समझ लो, क्योंकि पेपर में प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 15 एकम 15 दूनी, और बच गुणा करेंगे EC एकम और 2 एकम, तो ये सब सेंटीमीटर में, तो ये भी मान किस में आएगा, हो गया। हाँ, नहीं हुआ तो घर जाके गर्म कर लेना, तय पे हो जाएगा। हाँ लिखो, जरूर लिखो। हाँ, और इसका दूसरा है ना, चित्र बनाओ, बिल्कुल बिना चित्र के नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा है ना 6.2 के पहले का दूसरा, ये आप घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक इसकी है, ठीक है।